हवलदार गुलाम मोहम्मद की आवाज सुनाई थी। तैयार जवान, एडवांस। अभी वो लोग 15-20 गज आगे ही बढ़े थे कि जब अचानक नंगे सर एक लड़की चीखती चिल्लाती सोनी लॉज की तरफ से भागकर इस तरफ आती दिखाई दी। उसके गले से ऐसी खौफनाक चीखें बुलंद हो रही थीं जैसे कोई कसाई किसी बकरी को ज़िबाह कर रहा हो। वो भागते भागते 2-3 मरतबा गिरते गिरते बची। शेरू ठिठक कर रुक गया। इससे पहले कि वो सूरत हाल को समझ सके, सामने से भाग कर आती हुई औरत उससे टकरा गई। खौफ और दहशत से उसकी हालत गैर हो रही थी। शेरू ने उसका बाजू थाम कर उसे खुद से अलग करते हुए करीबन झंझोड़ते हुए कहा, क्या बात है, क्या हुआ? वो बोली, वो दरिंदे वहां। उससे आगे वो कुछ न कह सकी। लफ्ज उसके गले में कहीं अटक कर रह गए। एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसको तसल्ली दी। बोला, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे मुसलमान भाई हैं। लेकिन उसकी वहशत में कोई कमी नहीं आई। वो खौफ और दहशत से फटी आंखों के साथ शेरू को देखती रही। शेरू की आवाज में सायका की कड़क थी। बोला, इसे वहां मौजूद जवानों की हिफाजत में दे आओ। सिपाही सहमी हुई लड़की को, जो सर से नंगी ही किसी न किसी तरह उन लोगों के चुंगल से निकल कर यहाँ तक आ गई थी, बड़ी आहिस्तगी से उसका बाजू पकड़ा और तेज तेज कदमों से वापस आ गया। वो लोग जूं जूं सोनी लॉज के नजदीक होते जा रहे थे, वहां बपा कयामत उनकी समात को और तेजी से झंझोड़ने लगी थी। शेरू ने स्टेन गन को पोजीशन में कर लिया था। अपने साथियों को उसने चंद कदम पीछे ही महफूज आड़ में बिखर कर पोजीशन लेने का हुक्म दिया था। अभी वो चंद गज दूर ही था जब अचानक हॉल्ट की आवाज सुनकर रुक गया। अंधेरे में आवाज बुलंद हुई, कौन हो तुम? उसके साथ ही एक ताकतवर टॉर्च भी रोशन हुई थी, जिसकी रोशनी एक पहलू से लपकी और माहौल कदरे नंगा हो गया। शेरू की आवाज सुनाई दी, मैं होम गार्ड्स का कंपनी कमांडर हूँ, अपने अफसर को बुलाओ। उसने ललकारने वाले को हुक्म दिया। उसके अकब में आवाज बुलंद हुई, प्रताप रॉय, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते। यहाँ लड़कियां गैर महफूज थीं, मैं इन्हें ले जाने आया हूँ। ये इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार था। शेरू धाड़ा, अश्वनी कुमार, 3 मिनट के अंदर अंदर अपने साथियों समेत यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम सब कुत्ते की मौत मारे जाओगे। तुम्हारी वापसी किसी भी औरत के बगैर होगी। शेरू अश्वनी कुमार का जवाब सुनने से पहले ही पीछे हट गया। अभी वो बमुश्किल चंद कदम पीछे हटा था जब एक गोली उसके कान के करीब से शाई की आवाज पैदा करती हुई गुजर गई। उसके दूसरे ही लम्हे शेरू अपनी जगह से जस्त लगाकर करीबी घास में पहुंच गया। पांव जमीन पर टिकते ही वो पोजीशन में आ गया और अब वो सांप की तरह उस लंबी जंगली घास के अंदर ही अंदर रेंगता हुआ पीछे हटने लगा। एक जगह रुककर उसने अंदाजे से ब्रस्ट मारा। 2-3 जोरदार चीखें बुलंद हुई, जो इस बात का सबूत था कि उसकी मेहनत अकारत नहीं गई। उसके साथ ही उसके दाएं बाएं आगे पीछे चारों अतराफ गोलियां चलने लगीं। जल्द ही शेरू और उसके साथियों ने इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार के पहले से पोजीशन में बैठे सिपाहियों का अंदाजा कर लिया। हवलदार गुलाम मोहम्मद अपनी सेक्शन के साथ सोनी लॉज से बाहर जाने वाली सड़क पर पोजीशन ले रहा था। उसके साथ ही उसने एक साथी को हिदायत देकर पीछे रवाना कर दिया। जल्द ही उसकी मुराद बर आई जब उसने इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार और उसके 2 साथियों को फायरिंग करते हुए पीछे हटते देखा। अंधेरे में उनके नकूश तो नुमाया नहीं हो रहे थे, लेकिन उसकी जिसामत और चलाने का मखसूस अंदाज उसकी निशानदही के लिए काफी था। इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार अपने साथियों के साथ होम गार्ड्स को फायरिंग में उलझाकर इसी इरादे से पीछे हटा था कि वो यहाँ से निकलकर आर्मी के पास जाए और वहां पुलिस पर मुसलमान होम गार्ड्स के हमले की दुहाई देकर उनकी मदद से सबको चुन चुन कर मरवाते। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि हवलदार गुलाम मोहम्मद और उसकी सेक्शन के बाकी जवान मौत के फरिश्ते बनकर उसकी राह तक रहे थे। वो लोग अपनी राइफलों से रुक रुक कर फायर करते मुख्तलिफ दरख्तों और झाड़ियों की आड़ में पसपा हो रहे थे, जब अचानक अश्वनी कुमार की पुश्त में एक के बाद दीगरे घुसने वाली दर्जनों गोलियों ने उसे औंधा कर दिया। यही हशर उसके बाकी साथियों का भी हुआ। फायरिंग के पस मंजर में डूबती उभरती मजलूम औरतों की चीखें कयामत का समा बर्पा किए हुए थीं। 20-25 मिनट ही में मुदाफियत दम तोड़ रही थी। 8 पुलिस वाले मारे गए थे, 4 जख्मी थे और बाकी शायद भाग गए थे। सहमी हुई खौफजदा मजलूम मुसलमान जादियां उन्हें रहमत के फरिश्ते समझकर उनके हुजूर फरियाद कुना थी। हवलदार गुलाम मोहम्मद अपनी सेक्शन समेत वहां आ गया था। शेरू को वक्त का एहसास बड़ी शिद्दत से था। वो जानता था कि एक एक लम्हा कीमती है। अव्वल तो अब तक आर्मी को फायरिंग की आवाजों से सूरत हाल का अंदाजा हो चुका होगा। अगर नहीं तो जैसे ही आर्मी तक कोई मजलूम पुलिस वाला पहुंचा और उसने टसवे बहा बहा कर होम गार्ड्स के मुसलमान सिपाहियों के हाथों पुलिस के कत्ले आम की खबर दी, तो फौज फौरन हरकत में आ जाएगी। गेम उसके हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन उसके फौलादी आसाब में ऐसी खूबी थी जिसको हुसैन खान की उकाबी निगाहों ने देख और परख लिया था। उसने बूढ़े गुलाम मोहम्मद से कहा, चाचा गुलाम मोहम्मद, अपने साथ 10 जवान लेकर तमाम औरतों समेत ट्रक में सवार हो जाओ और नासरी नाले के पास पहुंचकर हमारा इंतजार करो। अगर हम लोग 1 घंटे तक पहुंच जाएं तो बेहतर,
वरना तुम औरतों को लेकर श्रीनगर की तरफ निकल जाओ। गुलाम मोहम्मद ने कुछ कहना चाहा, ठीक है लेकिन तुम लोग? वो बोला, ये बहस का वक्त नहीं है हवलदार, बाकी जवान मेरे साथ पैदल चलेंगे। हम लोग श्रीनगर पर रुक कर सूरत हाल पर काबू पाएंगे। हेडक्वार्टर को श्रीनगर में ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर दो। उनकी तरफ से कोई जवाब आने तक अगर फौज ने मुदाखलत की तो हम उन्हें रास्ते में ही रोकने की कोशिश करेंगे। हवालदार गुलाम मोहम्मद, अगर 1 घंटे तक मेरी तरफ से कोई पैगाम ना आए तो तुम लोग नाले का पुल उड़ाकर श्रीनगर की तरफ निकल जाओ, जल्दी करो। उसने मजीद किसी की कोई बात सुनने से पहले वहां से हट जाना मुनासिब समझा। जवान डाक बंगले की तरफ भागते हुए जा रहे थे और शेरू अपने साथियों के साथ वहां मौजूद सहमी हुई मुसलमान औरतों को तसल्ली दे रहा था कि उनके जीते जी कोई उनकी तरफ बुरी निगाह नहीं डाल सकता। थोड़ी ही देर के बाद वहां होम गार्ड्स का वही ट्रक खड़ा था जिस पर वो लोग श्रीनगर से यहाँ आए थे। तमाम औरतों को उसमें सवार करवाने के बाद 10 पहले से तैयार शुदा जवान छलांगे लगाकर उसमें बैठ गए। हवालदार गुलाम मोहम्मद ने, जो सर झुकाए शेरू के करीब खड़ा था, सबसे आखिर में ट्रक में सवार होते हुए कहा, अल्लाह निगहबान बेटा, खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। अभी कश्मीर को तुम जैसे बेटों की बहुत जरूरत है। नीचे खड़े मुजाहिदीन ने उन्हें फी अमानिल्लाह कहा। ट्रक झटके से स्टार्ट हुआ और जल्द ही सामने वाले मोड़ पर नजरों से ओझल हो गया। शेरू अभी वापस अपने साथियों की तरफ मुड़ा ही था कि उसे वायरलेस ऑपरेटर परेशान सूरत अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो खासा घबराया हुआ नजर आ रहा था। उसने शेरू से नजरें मिलाए बगैर कहा, सेट खराब हो गया है। शेरू बोला, तुमने कोशिश की इसे ठीक करने की? वो बोला, जनाब, हर तरह की कोशिश के बाद नाकाम होकर ही आप तक आया हूँ। वायरलेस सेट के बिगड़ने के बाद अब उनके पास श्रीनगर पैगाम भेजने का वाहिद रास्ता बटोट का टेलीग्राफ ऑफिस था। श्रीनगर, बानेहाल, किश्तवाड़, भतरवा, गरज हर जगह यहाँ से होकर ही तार जाया करती थी, इसलिए इस टेलीग्राफ ऑफिस को न्यूज एजेंसी की हैसियत हासिल हो गई थी। शेरू जानता था कि इस वक्त पोस्ट मास्टर घोड़े बेचकर सो रहा होगा। उसका घर बटोट के हिंदू मोहल्ले में था, जहां तक अव्वल तो होम गार्ड्स के किसी सिपाही के पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर कोई अपनी जान हथेली पर रखकर वहां पहुंच ही जाता तो इस बात के मौके बहुत ही कम थे कि मुतासिब हिंदू पोस्ट मास्टर उनकी खातिर वो ऑफिस खोल देगा। मकामी मुसलमान आबादी का सफाया करने के बाद अब शरपसंदों को हर वो शय बुरी तरह खटकने लगी थी जिससे मुसलमानी की जरा भी बू आए। इस सूरत हाल के बावजूद एक जवान पोस्ट मास्टर के घर जाने को तैयार हो गया। शेरू के कहने पर उसने अपनी वर्दी उतार कर सिविलियन कपड़े पहन लिए। अभी वो बमुश्किल चंद गज दूर ही था कि होम गार्ड्स का एक जवान बड़ी तेज रफ्तारी से भागता हुआ इस तरफ आया। ये गश्ती पेट्रोल पार्टी का जवान था जिसे शेरू ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए बटोट की तरफ रवाना किया था और उन लोगों से कहा था कि वो फौजियों के आरजी हेडक्वार्टर से उस तरफ आने वाली सड़क पर नजर रखें। जैसे ही कोई गैर मामूली हरकत नजर आए उसे इत्तला दी जाए। उसने दूर ही से चिल्लाते हुए कहा, फौज इस तरफ आ रही है। शेरू ने उन्हें हुक्म दिया, तमाम जवान अपना अपना असलहा उठाकर श्रीनगर रोड की तरफ चलो, और साथ ही वो भी डाक बंगले की तरफ भागा ताकि वहां मौजूद एमुनिशन उठा सके। दोनों गहरी नींद सो रहे थे जब अचानक ही बोस्तान हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो ख्वाब कुछ ऐसा ही डरावना था। वो पूंछ का रहने वाला इंडियन आर्मी का साबिका नायक था और पिछले 2 माह से चोरी छुपे सायका के लिए काम कर रहा था। उसके गांव पर पिछले ही हफ्ते जब भारतीय फौज शहर में दाखिल हुई थी, हमला हुआ था। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने शहर में दाखिल होते ही ऐलान किया था कि शहर के गिरदो निवाह में छुपे शरपसंदों को गिरफ्तार करवाने वालों को इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। उसके साथ ही ये धमकी भी दी गई थी कि मफरूर शरपसंदों के घर बार को आग लगा दी जाएगी और उनके अहलो अयाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपनी इस धमकी को फौज ने अब तक कई मरतबा अमली जामा पहनाने का मुजाहरा भी किया था। शहर की मुसलमान आबादी बुरी तरह सहमी हुई थी और यही ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह चाहता था, क्योंकि शहर के अंदर से होने वाली कोई भी जारहाना कार्रवाई उसकी फौज के लिए मौत का परवाना साबित हो सकती थी। बोस्तान ने ख्वाब में अपने बच्चे और बीवी का जो हशर देखा था, उसने हकीकी दुनिया में आ जाने के बाद भी उसे लर्जा कर रख दिया। उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं और सांस धुंकनी की तरह चल रहा था। आम जिंदगी में वो कोई बुज़दिल आदमी नहीं था। अगर बुज़दिल होता तो कभी नबी खान की नजर इंतखाब उस पर न ठहरती। जरूर उसमें कोई ऐसी बात थी जिसने उसे सायका में शामिल किया था, लेकिन वो कमजोर वो लम्हा उससे बुज़दिल बना गया। यहाँ इस शहर में इंसान गाजर मूली की तरह कट रहे थे। जिस किसी पर मामूली सा शुबा हो जाता उसे उसके रिश्तेदारों समेत अजियतनाक लेकिन फौरी मौत से दो चार कर दिया जाता। अभी परसों का वाकया था जब फौज ने पूंछ जेल से मकामी लीडरों को रिहा करके पुल पर पहुंचाया और वहां पहले से तैयार शुदा मुसल्ला बलवाइयों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उनके आज़ा काट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बमुश्किल 1-2 खुशकिस्मत ऐसे थे जो दरिया में छलांगे लगाकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए थे। ये वाकया पूंछ के मुसलमानों के जहनों पर सवार था और बड़े बड़े जीदार बुज़दिल बन चुके थे।
بوستان کا ذہن رہ رہ کر اپنے اکلوتے بیٹے اور بیوی کی طرف پلٹتا تھا، جن کے بغیر اس کی زندگی بے معنی تھی۔ اس کا ان دونوں کے علاوہ اور تھا ہی کون؟ کبھی کبھی تو وہ خود حیران ہو جاتا تھا کہ آخر ایسی کمزوری کے ہوتے ہوئے اس نے اتنی خطرناک زندگی کیوں اپنا لی ہے۔ اسے اپنے رویے کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن آج بوستان کی حیثیت ایک بزدل اور سہمے ہوئے بچے سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔ دماغ کا فیصلہ یہی تھا کہ بھارتی فوج کے مرکز پر پیش ہو کر سائقہ کے مقامی اڈے اور ممدو اور اس کے دونوں ساتھیوں کے عزائم سے آگاہ کر کے جان کی امان اور انعام و اکرام پالے، جبکہ دل اس فیصلے پر ملامت کرتا تھا۔ وہ ضمیر کی اذیت ناک مار سہ رہا تھا اور اس کا دوسرا ساتھی آنے والی قیامت سے بے خبر گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اس کے ساتھی نے کھانا تیار کیا۔ رات اس نے جاگ کر ہی گزاری تھی اور اب قدرے مطمئن ہو کر لیٹ گیا تھا کہ نیند نے اسے آ لیا۔ دوپہر تک بوستان کے اندر خاصی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی، لیکن بادل نخواستہ ہی صحیح اس نے بزدلی کو ہی مصلحت جان لیا تھا۔ اس کے ساتھی نے کھانا تیار کیا تھا۔ انہیں یہاں سے رات کے دوسرے پہر امیر خان اور اس کے ساتھیوں کی آمد کے بعد ہی روانہ ہونا تھا۔ بوستان نے بمشکل 2-4 لقمے زہر مار کیے تھے۔ اپنے ساتھی کے استفسار پر اس نے پیٹ کی خرابی کا بہانہ بنا کر بظاہر اسے مطمئن کر دیا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے اندر برپا ہونے والی کشمکش اس کے رویے پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، اور اس کے درمیانی عمر کے ساتھی نے اس میں پیدا ہونے والی اس تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔ بالآخر اس نے اپنا اندیا بوستان پر ظاہر کر ہی دیا۔ کیا بات ہے بوستان، تم کچھ مطمئن نظر نہیں آ رہے؟ وہ بولا، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ دراصل پچھلے 2-4 دن سے مجھے پیٹ کی تکلیف نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھی نے ہمدردی ظاہر کی۔ بولا، شہر سے کوئی دوائی لے آؤ۔ وہ بولا، ایسی کوئی خاص بات بھی نہیں، پھر شہر کے حالات۔ اس نے بات نامکمل ہی چھوڑ دی، لیکن وہ قدرے مطمئن بھی ہو گیا کہ اس طرح یہاں سے ہٹنے کا کوئی بہانہ تو اس کے ہاتھ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، بوستان، ہمیں رات کو نہ جانے اور کتنا سفر کرنا ہے، میرے خیال سے بہتر یہی ہے کہ تم کوئی دوائی لے آؤ۔ بوستان اٹھ کھڑا ہوا، بولا، ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو جاتا ہوں۔ دوپہر کو وہ اپنے ٹھکانے سے نکلا اور سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے پریتم سنگھ کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچا۔ ہیڈ کوارٹر کے باہر کھڑا وہ بڑی اذیتناک سوچ میں گرفتار تھا۔ اپنے زندہ ضمیر کو سلانے کے لیے اسے کسی دلیل یا منطق کی گولی ابھی میسر نہیں آئی تھی۔ اسے رہ رہ کر عجیب و غریب خیالات گھیرے ہوئے تھے۔ پھر بچے اور بیوی نے ساری سوچوں کو نگل لیا۔ یہ ساری جدوجہد بیکار ہے، ایک دم بکواس۔ کشمیر کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ سب لیڈر سرکار سے ملے ہوئے ہیں، تمام شیر عہدوں کی ہڈی منہ لگتے ہی گیدڑ بن چکے ہیں۔ پاگل ہے نبی خان، ہم سب پاگل ہیں، خامخواہ خود کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اپنا گھر بار تباہ کروا رہے ہیں۔ اس فوج کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ وہ بڑبڑاتا خیموں کی اس قطار کی طرف بڑھ رہا تھا جو ایک عمارت کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اور یہی تھا بریگیڈیئر پریتم سنگھ کا ہیڈ کوارٹر۔ ہالٹ کی زوردار آواز سن کر وہ سہم کر رک گیا۔ ایک سپاہی رائفل تانے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اے، کدھر جائے گا؟ آنے والے نے درست لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں بریگیڈیئر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپاہی کو معاملہ کوئی گڑبڑ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بوستان کو للکارا، ہینڈز اپ۔ اس کے ہاتھ کسی مشینی عمل کے تابع اوپر اٹھ گئے۔ سپاہی نے اسے رائفل کی نال سے دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا، ادھر چلو مسلح، ابھی ملاتا ہے تیرے کو بریگیڈیئر صاحب سے۔ بوستان کسی معمول کی طرح اس کے آگے چل رہا تھا۔ سپاہی اسے کمپنی کمانڈر کے پاس لے آیا۔ اس نے اپنے افسر کو تعظیم دیتے ہوئے کہا، صاحب، یہ مسلح بریگیڈیئر صاحب سے ملنا مانگتا ہے۔ کیپٹن پیارے چند نے اپنی میز کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کھڑے بوستان کی آنکھوں میں جھانکا۔ چند سیکنڈ ٹکٹکی باندھے وہ بوستان کو گھورتا رہا، جس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ پھر اس نے میز پر رکھی گھنٹی پر زور سے ہاتھ مارا۔ 2 مسلح سپاہی اندر آ گئے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، تلاشی لو اس کی۔ انہوں نے فوراً بوستان کے سارے کپڑے اتار دینے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی 3 رائفلوں کی نالیاں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے بے بسی سے کچھ کہنا چاہا، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ لیکن اپنے دائیں پہلو میں لگنے والی زوردار لات نے اسے الٹا کر دیا۔ بوستان کے پیچھے کھڑے حوالدار نے، جو رائفل پر چڑی سنگین اس کی پسلیوں میں چبھو رہا تھا، بولا، بکو مت، کپڑے اتارو۔ خوف کی ایک سرد لہر بوستان کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کے لہو کا خمیر بدل چکا تھا۔ وہ کسی خوفزدہ بچے کی طرح بزدل بن گیا۔ بوستان نے ایک ایک کر کے سارے کپڑے اتار دیے، صرف ایک زیر جامہ اس کے جسم پر رہ گیا۔ کیپٹن پیارے چند کے اشارے پر وہی حوالدار آگے بڑھا۔ اس نے 2 بار بے خبری میں رائفل کا بٹ اتنی قوت سے بوستان کے پہلو پر جمایا کہ وہ اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ایک رائفل کی نالی اس کی پیٹھ سے آن لگی۔ ایک سپاہی نے رائفل کے ساتھ ہی ایک پاؤں اس کی کمر پر رکھ دیا۔ دوسرے نے زیر جامہ زور زور سے ہاتھ مار کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہاں کچھ نہیں۔ حوالدار نے اس کے تمام کپڑے پہلے پاؤں کی ٹھوکر سے پھر ناک سکوڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ٹٹولے۔ اس کی سب جیبیں خالی کر دی۔
हवालदार ने सर को नफी के अंदाज में हिलाते हुए जब बोस्तान के पास कुछ न होने की तस्दीक की तो कैप्टन प्यारे चंद की आवाज उसके कानों में पड़ी। उठकर कपड़े पहनो और बैठ जाओ। उसने कमरे के कोने में रखे स्टूल की तरफ इशारा किया। बोस्तान, जिसकी पसली पर पड़ने वाली जरबों ने उसे बेहाल कर रखा था, कपड़े पहनकर स्टूल पर जा बैठा। तीनों सिपाही कमरे के मुख्तलिफ कोनों में खड़े हो गए। कैप्टन प्यारे चंद उसके सर पर पहुंच चुका था। बोला, क्या नाम है तेरा? बमुश्किल उसके मुंह से निकला, बोस्तान। पूछा, क्या काम करते हो? वो बोला, मैं साहब इंडियन आर्मी का साबिक नायक हूँ। वही सनसनाहट उसके कानों में गूंजी। ब्रिगेडियर साहब से क्यों मिलना था? बोस्तान ने कहा, साहब एक बहुत अहम इत्तला लाया हूँ। कैप्टन बोला, वो क्या? बोस्तान ने कहा, उधर एक अड्डा है तकरीबकारों का। अभी उसका जवाब नामुकम्मल ही था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके कान पर लगा और वो स्टूल समेत जमीन बोस हो गया। कैप्टन ने उसे खाने वाली नजरों से देखा। साला हमें डॉच करता है। इतना भरपूर तमाचा था कि बोस्तान के कानों में गूंजती सनसनाहट पहले से दो चंद हो गई। स्टूल से जमीन पर वो मुंह के बल गिरा था। उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने अपनी कमीज की आस्तीन से मुंह पोंछा और दोबारा उठकर खड़ा हो गया। वो घिघियाया, साहब खुदा की कसम में सच बोलता हूँ। कैप्टन के मुंह से गाली निकली, बकता है साला। और उसके सिपाही बोस्तान पर पिल पड़े और वो बुज़दिलों की तरह चीखता चिल्लाता पिटता रहा। फिर कैप्टन ने हाथ के इशारे से अपने जवानों को रुकने का इशारा किया। इस 2-3 मिनट की मार ही ने बोस्तान की हड्डियां चटखा कर रखती थी। वो जमीन पर गिरा बेबस पिल्ले की तरह रहम की भीख मांग रहा था। मोहलत नसीब होने पर वो हाथ बांधता हुआ उठ बैठा। वो एक ही फिक्रा रोते हुए दोहरा रहा था, मैं सच कहता हूँ साहब। आधा घंटा मुसलसल मार और गालियां खाने के बाद जब बोस्तान इस काबिल हुआ कि उन्हें अपनी सच्चाई का यकीन दिला सके, तो जहां उसके जिस्म का बंद बंद टूटने लगा था, वहां कोई नादीदा ताकत उसके कानों में लानत की मुसलसल पुकार कर रही थी। कैप्टन प्यारे चंद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे बाहर ले जाओ। और वो बोस्तान को, जिसके सारे चेहरे पर नील पड़ चुके थे और कई जगह खराशों से अभी तक खून चिपका हुआ था, धक्के देते हुए बाहर ले गए। कैप्टन प्यारे चंद और उसके अफसरान अब बोस्तान पर मुसलसल जिराह करने के बाद मुतमईन होकर उसके साथ साइका के मकामी ठिकाने पर छापा मारने जा रहे थे।